गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बच्चे, कैसी चल रही है हम सबकी पढ़ाई? बेटा अब हमारा जो सिक्योरिटी लॉस का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। दैट इज जो केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल की बुक मैंने आपको दे रखी है, उसमें अगर आपके पास बेटा आपने देखा हो तो मैंने उस केस स्टडी की बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके अंदर जो पार्ट ए था दैट वाज हैवी वेटेज केस स्टडीज, जिसके अंदर बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो सेबी के अगेंस्ट केसेस फाइल होते हैं। सेबी क्या करता है, सेबी आप पे पेनल्टी लगाता है और आप उसके अगेंस्ट क्या करते हो, सेबी के अगेंस्ट सैट में चले जाते हो, आप फिर सैट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हो। अगर आपको याद हो तो हमने सेबी एक्ट 1992 पढ़ा हुआ है कि जब भी सेबी कोई जजमेंट देता है, सेबी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कोई जजमेंट देता है तो हम कैसे सेबी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जा सकते हैं। तो वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो सारी की सारी हम लोगों को पार्ट 1 में इस हैवी वेटेज केस स्टडीज के अंदर बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। जब हम बात करते हैं पार्ट 1 की तो सर आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की। हाँ बच्चे, मैंने सही बोला, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात हम लोग आज करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने, अगर ये वाला नोट आपको याद होगा, मेरी बुक में मैंने लिखा था कि आपको पार्ट 1 के, पार्ट 3 के एंड पार्ट 4 के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आज हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, दैट इज हैवी वेटेज केस स्टडीज। इसके लेक्चर्स हम लोग आज से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट बच्चे। देखिएगा बेटा ध्यान से, सबसे पहले जब हम पार्ट 1 में हैवी वेटेज केस स्टडीज की बात करते हैं तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहली 4 केस स्टडीज जो कि CIS रेगुलेशंस 1999 से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, केस स्टडी 1 CIS से रिलेटेड है, केस स्टडी नंबर 2 CIS से रिलेटेड है, केस स्टडी नंबर 3 CIS से रिलेटेड है, केस स्टडी नंबर 4 CIS से रिलेटेड है। तो जो पहले 4 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं वो चारों की चारों कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड है। बेटा ध्यान से समझिएगा, जब हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था म्यूचुअल फंड के बाद। अगर आपको याद हो, जो मेरा सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है पढ़ाने का, उसमें जब मैं आपको म्यूचुअल फंड पढ़ाता हूं उसके बाद हम CIS का चैप्टर करते हैं। और CIS में अगर आपको याद हो तो हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं डेफिनेशन या मीनिंग, या आप कह सकते हो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स। आप में से कितने लोगों को याद आ रहा है कि मैंने आपको बता रखा है कि CIS जो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 11AA ऑफ सेबी एक्ट 1992 के अंदर दी गई है। सेबी एक्ट 1992 जो है उसका जो सेक्शन 11AA है वो बात करता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की, कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक स्कीम और अरेंजमेंट है जिसमें लोगों से पैसा पूल किया जाता है, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट किया जाता है और जो भी रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अपने एक्सपेंसेस काटने के बाद। आपको याद आ रहा होगा कि जो CIS होता है वो यूनिट्स इश्यू करता है और हम यूनिट होल्डर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो इसमें हमने पढ़ा था एक्सक्लूजन्स। अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीजें CIS में नहीं आती, CIS की एक्सक्लूजन्स क्या क्या होती हैं। इसके अंदर अगर आपको याद हो बच्चे तो एक C² P² I N², कितने को ये बात याद आ रही है? C पिन मैंने आपको बताया था, C से कोऑपरेटिव सोसाइटी, C से चिट फंड्स, P से प्रोविडेंट फंड, P से पब्लिक डिपॉजिट्स, I से इंश्योरेंस कंपनी, N से निधि कंपनी एंड NBFCs। ये 7 बॉडीज जो है ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर कवर नहीं होती। इतना हम लोगों ने CIS के मीनिंग एंड डेफिनेशन में पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? कोऑपरेटिव सोसाइटी, चिट फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक डिपॉजिट्स, इसके अलावा आपका आ गया इंश्योरेंस, निधि कंपनीज एंड NBFCs, राइट। अगर आपको याद हो तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने अपनी बुक में लिखवाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप CIS की तरह काम कर रहे हो, सुनिएगा, अगर आप CIS की तरह काम कर रहे हो लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप अनरजिस्टर्ड होकर CIS की तरह काम कर रहे हो और आप एक्सक्लूजन्स में भी कवर नहीं होते एंड आपका कॉर्पस 100 करोड़ रुपीस का है, तो आपको सेबी की रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ बात याद आ रही है ऐसी आपको?
अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको वो चीज एक बार देखनी पड़ेगी। जहां हम पढ़ते हैं रूल्स एंड सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस दे रखी है, सेबी ने क्या रेगुलेशंस दे रखी है रिगार्डिंग सीआईएस, उस क्वेश्चन में लास्ट में मैं नीचे एक नोट देता था बच्चे। उस नोट के अंदर मैं आपको बोलता था कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और एक्सक्लूजन्स में नहीं हो, मतलब सी पिन के अंदर आप नहीं हो और आपका 100 करोड़ रुपीस और मोर कॉर्पस है, तो आप सीआईएस माने जाओगे और आप पे भी, चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो लेकिन आपको भी सेबी रेगुलेट कर सकता है। बेटा ये जो चारों की चारों केस स्टडीज है जिसकी हम बात करने हैं, ये केस स्टडीज जो है ये इसी पॉइंट पर टिकी हुई है। एक्चुअली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कोई भी स्कीम बनाते हैं और स्कीम बनाने के बाद उसको रजिस्टर नहीं कराते हैं और 100 करोड़ से ज्यादा का, 100 करोड़ और मोर का कॉर्पस भी रखते हैं। कल को वो कहते, सेबी आता है, सेबी कहता है तुम सीआईएस हो, कहते हैं हम तो सीआईएस नहीं है, हम तो रजिस्टर्ड भी नहीं है और हम तो ऐसा काम भी नहीं कर रहे, तो सेबी कहता है नहीं जी आप सीआईएस हो, फिर सेबी उन पर पेनल्टी लगाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चारों की चारों केस स्टडीज हमने पढ़नी है, जो जुडिशियल अनाउंसमेंट्स हमने पढ़नी है, जो जजमेंट्स पढ़नी है, वो चारों इसी चीज पे है कि कोई भी बॉडी जो अनरजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, एक्सक्लूजन्स में कवर नहीं होती, लेकिन 100 करोड़ रुपीस का कॉर्पस है, तो वो सीआईएस मानी जाएगी। अब होता क्या, जो भी बॉडी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराती और 100 करोड़ प्लस का कॉर्पस है, वो सीआईएस मानी जाएगी। तो यहाँ बॉडी क्या कोशिश करती है कि वो प्रूफ करे कि वो सीआईएस है ही नहीं, वो ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही। फिर सेबी इन्वेस्टिगेशन करता है, सेबी इंक्वायरी करता है, फिर सेबी बाद में डिसाइड करता है कि आप सीआईएस का काम कर रहे हो या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, आज तक जितनी भी जजमेंट्स मैंने पढ़ी है, सब में सेबी जीता है, सब में सेबी ने प्रूफ कर दिया कि आप सीआईएस हो और आपको ये काम बंद करना पड़ेगा और आप लोगों का पैसा वापस दो। देखिएगा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले देखते हैं बेटा, आई होप हमें इतना समझ आ गया कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की डेफिनेशन सेक्शन 11A में दी गई, 11AA में दी गई है। सीआईएस मींस अ स्कीम और अरेंजमेंट जिसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट को पूल किया जाता है और पूल करके उसे इन्वेस्ट किया जाता है। जो भी रिटर्न आता है अपने खर्चे काट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और जो यूनिट होल्डर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डे टू डे कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। उन एक्टिविटीज पे जो सीआईएमसी पैसा लगाती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो डिसाइड करती है पैसा कहां लगाना है। इतना हमने पढ़ा हुआ है। ये भी समझ आ गया कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और एक्सक्लूडेड नहीं हो, एक्सक्लूजन वाली लिस्ट में नहीं आते, अनरजिस्टर्ड हो, 100 करोड़ और मोर का कॉर्पस है और आप सीआईएस से का नेचर का बिजनेस कर रहे हो, तो आप सीआईएस माने जाओगे, चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो। आप पे सेबी रेगुलेशंस अप्लाई होंगी और सेबी की पार भी आपके ऊपर रहेगी, राइट बच्चे। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम पहला केस स्टडी पढ़ने लगे हैं बेटा। जो हमारी फर्स्ट केस स्टडी है, इसका नाम है रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। 2011 का केस है ये, 2011 का, रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। एक बात देखते हैं बेटा इसको ध्यान से, इस केस में क्या हुआ। तो एक बार हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज, कोई दिक्कत नहीं आने की आपको, बट माय रिक्वेस्ट है कि आप 100% ध्यान यहां पर दोगे। देखिएगा ध्यान से, कहता है सबसे पहली चीज, एक कंपनी है उसका नाम है रोज वैली, एक कंपनी है जिसका नाम है रोज वैली, ठीक है जी, इतना तो हमें समझ आ गया। कहता है जो रोज वैली है, एक्चुअली में ये जो ग्रुप है रोज वैली, इसके अंदर दो अलग अलग कंपनीज है। एक जो है वो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है और जो दूसरी है वो होटल्स एंड एंटरटेनमेंट का बिजनेस करती है। मतलब इसके अपने रिजॉर्ट्स हैं, ये अपना आपको हॉलीडेज प्लान करके देती है, आप वेकेशन पे जाओ, ये वो सब अरेंज करती है। तो इसका मतलब रोज वैली एक ब्रांड है, एक ग्रुप है जिसके अंदर दो मेजर कंपनीज है। एक कंपनी रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, दूसरी होटल्स एंड एंटरटेनमेंट का बिजनेस करती है। सिंपल सी बात है। कहता है इन दोनों ने ही अपनी जो स्कीम्स फ्लोट कर रखी है, उस स्कीम्स में क्या बोला हुआ सुनिएगा। इन्होंने कहा आप हमें पैसे दो, ध्यान से सुनेगा, आप हमें पैसे दो। प्रॉपर्टी के केस में क्या बोला है, बोलते हैं आप हमें हर 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करो, आप हमसे एक प्रॉपर्टी परचेज करो, हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली बेसिस पे आप हमें इंस्टॉलमेंट पे करो और जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी, आप चाहो तो प्रॉपर्टी ले लो, चाहो तो प्रॉपर्टी की जगह पे अपना पैसा विद इंटरेस्ट वापस ले लो। आई रिपीट, आप चाहो तो प्रॉपर्टी ले लो, चाहो तो अपना पैसा विद इंटरेस्ट वापस ले लो। ऐसा ही इन्होंने यहाँ वेकेशंस में बोला हुआ है, आप हर महीने एक ईएमआई पे करो, 12 महीने के बाद जो पैसा आपका आ गया उससे, उस पैसे से आप दुबई, मलेशिया, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड जहां घूमने जाना चाहते हो जाओ, नहीं जाना चाहते हो विद इंटरेस्ट हम आपको पैसा वापस कर देंगे। अब देखो जनरली क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो, आप ईएमआई या ईक्यूआई पे करते हो, इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, तो आपको प्रॉपर्टी ही मिलती है। ऐसा ऑप्शन थोड़ी मिलता है कि प्रॉपर्टी लेनी है प्रॉपर्टी ले लेना, पैसा वापस लेना पैसा वापस ले लेना, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। और ना ही ऐसा टूर ट्रैवल में होता है
ये जो घूमने जाना, घूमने चले जाना, पैसा वापस चाहिए, पैसा ले लेना, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये जो पैसा वापस ले लेना वाली बात है ना, ये CIS हो जाता है। बिकॉज आप लोगों से पैसा लेके इन्वेस्ट करो, बाद में कह रहे हो विद इंटरेस्ट या विद रिटर्न वापस ले लेना। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, देखिए पहली बात, रोज वैली ब्रांड रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री में थी। सेकंड पॉइंट भी हो गया, क्या कह रही थी, या प्रॉपर्टी ले लेना या इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट ले लेना। यहां पर वेकेशन ले लेना या इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट ले लेना। ये जो इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट वाली बात है ना, ये सभी को लगा कि ये नेचर ऑफ CIS है। सभी को लगा कि ये CIS का नेचर है, क्योंकि आप पैसा लोगों को विद इंटरेस्ट या विद रिटर्न वापस कर रहे हो, आप ऑप्शन दे रहे हो, या तो आप रियल एस्टेट प्लेयर हो या आप रियल्टर हो, आप रियल एस्टेट डीलर हो, तो भाई साहब आप प्रॉपर्टी दो ना, प्रोजेक्ट बना के प्रॉपर्टी डिलीवर करो। ये कौन सी बात है कि प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेना, पैसा लेना, पैसा लेना। तो सभी को ये वाली बात खटकी थोड़ी सी, ये वाली बात सभी को थोड़ी सी अजीब लगी। जून 2012 को, अभी देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया रोज वैली के बारे में। पॉइंट नंबर 1, एक कंपनी है, 2 बिजनेसेस में, एक प्रॉपर्टी में और एक एंटरटेनमेंट में, वेकेशन में, टूरिज्म में है। दोनों में क्या है, पैसा दो, प्रॉपर्टी में क्वार्टरली दो और इसमें मंथली दो। और उसके बाद फाइनली क्या है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेना, पैसा वापस लेना, विद रिटर्न पैसा ले लेना। वेकेशन पे जाना, वेकेशन पे चले जाना, नहीं जाना तो पैसा वापस ले लेना। अब यहां पर क्या हुआ कि जो DGP था, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, जो डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस था, इन्होंने क्या करा, ध्यान से समझिएगा। DGP साहब को रियलाइज हुआ कि यार कुछ गलत हो रहा है। तो जो DGP बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो ये ईस्ट इंडिया की कंपनी है, शिलोंग, असम, वहां की कंपनी है। इनको रियलाइज हुआ कि यार कुछ गलत हो रहा है। तो DGP साहब ने क्या करा, सेबी को लेटर लिखी 2012 में, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से, सीनियर पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर गई सेबी को 2012 में। उसमें कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे एक रोज वैली नाम की कंपनी है जो 1006 करोड़ रुपए के आसपास लोगों से ले चुकी है। अब देखो सेबी के रिकॉर्ड में ऐसी कोई CIS है नहीं रोज वैली नाम की, और 1006 करोड़ रुपए ले चुकी है, मतलब 100 करोड़ और मोर ले चुकी है। इसका मतलब ये कि अगर ये एक्सक्लूजन की कैटेगरी में नहीं है तो ये CIS माना जाएगा और इसको रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही सेबी के पास ये कंप्लेंट आई कि इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के आसपास लोगों से लिया है, सेबी ने अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करना शुरू करी। सेबी ने रोज वैली को जब नोटिस वगैरह भेजे तो सेबी ने पता लगाया कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं CIS के। स्कीम हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ CIS। कैसे ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ CIS, देखिए, आप लोगों को कह रहे हो प्रॉपर्टी लो, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करो, या हॉलीडे पे जाओ, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करो, राइट। एंड दूसरी बात, आप लोगों, जो लोग हैं वो जो आपको पैसा दे रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यार पैसा दे देते हैं, कल को देखेंगे प्रॉपर्टी लेनी है, नहीं पैसा तो मिल ही जाएगा वापस। यार पैसे दे देते हैं, घूमने गए नहीं गए तो पैसा तो मिल ही जाएगा। मतलब आप लोगों को दोनों ऑप्शन दे रहे हो, लेकिन लोगों का मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में जा रहे हैं, प्रॉपर्टी या वेकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखिए, इन्वेस्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई साहब रिफंड हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। इसका मतलब ये कि आप लोगों को ऑप्शन चाहे दोनों दे रहे हो, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म से देख रहे हैं। वो लोग जो है वो प्रॉपर्टी या वेकेशन के फॉर्म से नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं पैसा देंगे विद रिटर्न पैसा या विद इंटरेस्ट पैसा वापस मिल जाएगा। तो यहां पर कहता है जो सेबी है उसने फिर जब ये देखा कि हाँ जी लोगों का मेन मोटिव क्या है, पैसा लगाना और ब्याज के साथ पैसा वापस ले लेना, और आपने ये वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो सेबी ने कहा नहीं जी नहीं, आप तो CIS माने जाओगे, आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो। वो बात और है कि आप डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकते थे कि लोगों से पैसा लेके वापस करो। तो आपने क्या करा, आपने एक बहाना मार दिया कि अच्छा पैसे की जगह प्रॉपर्टी ले लेना या पैसे की जगह घूमने चले जाना। तो ये आपका एक एक्सक्यूज है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है, इनके 92% जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉपर्टी लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे और वेकेशन में भी नहीं थे, वो तो पैसा लेके विद इंटरेस्ट इंक्रीमेंट के साथ वापस लेने में इंटरेस्टेड थे। तो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ CIS। जब फाइनली सेबी ने ऑर्डर दिया, देखिए सेबी ने फिर जब फाइनली देख लिया कि हाँ जी ये CIS है, तो सेबी ने क्या करा, रोज वैली को फाइनली ऑर्डर दिया नॉट टू कलेक्ट मोर मनी एंड रिफंड एग्जिस्टिंग, कि आप और पैसा नहीं ले सकते हो और आपका जो भी एग्जिस्टिंग फंड्स है वो वापस करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, समझ आ रही है कहानी। जब सेबी ने रोज वैली के अगेंस्ट ऑर्डर दिया, तो अब आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको पता हो तो रोज वैली जो कंपनी है, क्या वो कंपनी सेबी के अगेंस्ट सैट में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकती है अंडर सेक्शन 20। अगर आपने कभी सेबी एक्ट पढ़ा हो तो मैंने बता रखा है, सेबी के अगेंस्ट या सैट पे जाते हैं या CG पे जाते हैं। लेकिन ये कंपनी कहां चली गई? हाई कोर्ट के पास चली गई। सर हाई कोर्ट के पास जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन
आपने कभी सुना होगा कि आप हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हो। अगर आपने कभी जनरल लॉस पढ़े हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा आर्टिकल 32 होता है जो कहता है आप रिट पिटीशन डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 होता है जो कहता है आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिट पिटीशन डाली सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट। कौन सी रिट पिटीशन डाली होगी? रिट ऑफ सरशरारी, रिट ऑफ सरशरारी के माय लॉर्ड इनकी जो ऑर्डर है सेबी का ये गलत है, इसको नल एंड वॉइड करो। सरशरारी का मतलब क्या होता है? रिट पिटीशन फाइल्ड इन द कोर्ट टू क्वैश एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी के माय लॉर्ड जो सेबी का ऑर्डर है ये गलत है और आप प्लीज इसे क्वैश कर दो, इससे नल एंड वॉइड कर दो। लेकिन जब इन्होंने हाई कोर्ट में डाली, हाई कोर्ट में इन्होंने जब रिट पिटीशन डाली तो इन्होंने कहा हमारा टाइम शेयर बिजनेस मॉडल है। टाइम शेयर बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है कि आप हमें पैसा दो और उसके बाद हम इतने टाइम के बाद आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं, या तो आप हमारी प्रॉपर्टी में ओनरशिप ले लो या आप अपना पैसा वापस ले लो। एनी हाउ हाई कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और 10 लाख रुपए का फाइन अलग से लगा दिया। तो इसका मतलब है कि सेबी के एक्शन के अगेंस्ट इन्होंने अपील तो फाइल नहीं करी, लेकिन ये हाई कोर्ट में गए रिट पिटीशन के लिए और हाई कोर्ट ने इसकी रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को यहां पे पूरी की पूरी कहानी देखिएगा ध्यान से। अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ आनी चाहिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। सबसे पहली चीज, रोज वैली नाम की कंपनी, रोज वैली के दो प्रोजेक्ट्स थे। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? रियल एस्टेट, दूसरा वेकेशन का या ट्रैवलिंग का। दोनों में ऑप्शन क्या था? इधर गो फॉर द प्रॉपर्टी और ट्रैवलिंग और पैसा वापस ले लेना। डीजीपी जो थे नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने कंप्लेंट, मतलब साउथ नॉर्थ इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, शिलोंग, असम, उस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो डीजीपी साहब ने सेबी को लेटर लिखी। सेबी ने क्या करा? इंक्वायरी करी तो पता चला नहीं जी इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि आप तो लोगों से पैसा लेके कह रहे हो कि आप चाहो तो पैसा भी वापस ले सकते हो। मेजॉरिटी लोग जो है उनका मेन मोटिव क्या है? पैसा वापस लेना। तो आप सीआईएस माने जाओगे। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने सेबी को ऑर्डर दिया कि आप पैसा नहीं लोगे, स्कीम भी फ्लोट नहीं करोगे, पैसा भी वापस करोगे। उसके बाद फाइनली जो सेबी है उन्होंने सोचा कि हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, रिट ऑफ सर्चरारी टू क्वैश एन ऑर्डर टू मेक द ऑर्डर ऑफ सेबी नल एंड वॉइड, जबकि हाई कोर्ट ने उनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, रिट पिटीशन को, साथ में 10 लाख रुपए की पेनल्टी भी इंपोज कर दी। राइट बच्चे, क्लियर है जी सबको? तो यहां पर हमारा आज का पहला केस कंप्लीट होता है। आप लोग प्लीज इस केस को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन जब आप करेंगे बेटा तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, पॉइंट वाइज नोट डाउन करेंगे। जो पॉइंट्स मैंने लिखवाया, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे पॉइंट्स है जो डायग्राम आप बनाएंगे पॉइंट वाइज बनाएंगे ताकि आपको सारी की सारी स्टोरी याद हो जाए। ऐसा ना हो सीधा आप डीजीपी से शुरू करो पॉइंट नंबर 4 से, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, तो प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए।
चलें जी आगे। आई होप हम लोगों ने यहां पर अपनी पूरी केस स्टडी को नोट डाउन कर लिया, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड केस स्टडी ऑफ द डे। सेकेंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ये भी सीआईएस से रिलेटेड है। नेम ऑफ द केसेस मैत्रेय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 2013 का केस है, मैत्रेय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं इसके अंदर भी क्या हुआ। ये देखिएगा बेटा ध्यान से, मैत्रेय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि कोई भी बॉडी अगर सीआईएस का काम कर रही है और रजिस्टर्ड नहीं है, 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का कॉर्पस है, तो सेबी उसको गर्दन से पकड़ लेगा। लेकिन सेबी को सपना थोड़ी आएगा यार, तो कहता है सेबी के पास कोई ना कोई तो कंप्लेंट फाइल करता होगा ना बच्चे। तो कहता है जैसे पिछले केस में डीजीपी ने कंप्लेंट फाइल करी थी, इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेबी के पास गया। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा केस है। यहां पर तो सबसे बड़ी बात यह कि प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में काम कर रहे थे, और जब ये प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में कर रहे थे तो इन्होंने कहा सेबी तू कहां से आ गया बीच में, तेरा तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हम तो प्राइवेट कंपनी है और तू सिर्फ पब्लिक कंपनीज को, वो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को देखता है, हम तो प्राइवेट कंपनी है। उन्होंने कहा जी कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अगर वो एक्सक्लूजन में नहीं आ रही और सीआईएस के नेचर में काम कर रही है और 100 करोड़ का कॉर्पस है, तो मैं उनको रेगुलेट करूंगा, चाहे वो प्राइवेट है पब्लिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहां पर क्या हुआ। सबसे पहली चीज एक एक करके देखते हैं। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेबी को कंप्लेंट करी सितंबर 2010 में, सितंबर 2010 में सेबी के पास कंप्लेंट आई। सेबी ने उस कंप्लेंट के चलते मैत्रेय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की इंक्वायरी को कंडक्ट किया। जब इंक्वायरी को कंडक्ट किया तो उसके बाद पहले इंक्वायरी का मतलब सीधा उन पे रेड नहीं मारी, पहले मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, और जब उन्हें लगा कि हाँ यार कुछ देयर इज समथिंग फिशी, कुछ गलत है, तो फिर उसके बाद उन्होंने नोटिस दिया। जब नोटिस दिया तो मैत्रेय सर्विसेज का एक रिप्लाई आया कि हम तो रियल एस्टेट में काम करते हैं, वी आर रियल्टर्स, हमारा तो सीआईएस से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए सेबी ने नोटिस दिया, मैत्रेय सर्विसेज का रिप्लाई आया कि हम तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो क्या पहले 4 स्टेप हमको समझ आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेबी की नॉलेज में डालना, सेबी का ऊपर से बाहर से इंक्वायरी करना, फिर सेबी का डाउटफुल होना तो नोटिस भेजना, और वहां से रिप्लाई आना कि जी हम तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। अब जब ऐसा हो रहा था तो मैत्रेय सर्विसेज को लगा कि अब हम फंस जाएंगे, तो मैत्रेय सर्विसेज ने क्या करा, उन्होंने अपना जो अमाउंट रेज किया था 1332 करोड़ रुपीस का, उसमें से कुछ पैसा लोगों को रिफंड कर दिया। मतलब कुछ पैसा बिना सेबी के कहे, अभी तक सेबी ने कुछ नहीं कहा, सेबी के क्योंकि इन्हें पता था अब सेबी इंक्वायरी कर रहा है, सेबी जो हमने उससे रिप्लाई किया हुआ है, अब देखते हैं सेबी का क्या जवाब आएगा। इससे पहले सेबी का जवाब आता, इन्होंने लोगों का पैसा वापस करना शुरू कर दिया, एंड दे रिफंडेड अराउंड 538 करोड़ रुपीस आउट ऑफ 1332, तो बैलेंस रह गया 794 करोड़ रुपीस का। अब ये गए सेबी के पास, इन्होंने इतना पैसा लोगों का चुका दिया, फिर ये सेबी के पास गए, सेबी को जाके कहते हैं देखो जी हमने लोगों का इतना पैसा वापस भी कर दिया, अब आप हमारे अगेंस्ट पेनल्टीज या जजमेंट आगे मत लेके चलो, प्रोसीड मत करो, कंसेंट ऑर्डर दे दो। आपको पता होना चाहिए कंसेंट ऑर्डर हम पढ़ते हैं, कंसेंट ऑर्डर होता है जो दोनों पार्टीज की रजामंदी से होता है। अगर कभी भी सेबी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने आपका केस चल रहा है तो आप कंसेंट ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। इन्होंने भी आप देखिए एप्लीकेशन दी कंसेंट ऑर्डर के लिए 2012 में, मतलब 2010 में 2010 में कंप्लेंट आई, जब ये फंस गए तो 2011 में इन्होंने लोगों का पैसा रिफंड कर दिया, और फिर उसके बाद इन्होंने सेबी को बोला देखो हम तो अच्छे बच्चे हो गए, हम पैसा वापस भी कर रहे हैं लोगों का, तो आप प्लीज हमारे कंसेंट ऑर्डर, हमें जो भी ऑर्डर दो हमारी पार्टीज की रजामंदी से दो, मतलब आप और हम बैठ के बात कर लेते हैं, प्लीज आप हमारे अगेंस्ट हार्श डिसीजंस मत लो। अब जब सेबी के पास कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन आई तो सेबी ने ये देखा जो रिमेनिंग पैसा आपने लोगों का देना है, क्या वो पैसा देने की आप में वायबिलिटी है, भी फिजिबिलिटी है, डू यू हैव दैट मच फंड्स। तो सेबी ने अभी कंसेंट ऑर्डर पे कोई जवाब नहीं दिया। सेबी ने देखा कि आपने जितना अमाउंट पे किया था बाकी 794 करोड़ अभी भी रहते हैं, और वो 794 करोड़ जो है इतने आपके पास है ही नहीं, इसका मतलब देयर इज इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो अगर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है, आप लोगों का पैसा खा रहे हो, तो इसका मतलब कंसेंट ऑर्डर का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कंसेंट ऑर्डर के बाद दोनों में से कोई भी पार्टी आगे अपील फाइल नहीं कर सकती, अगर आपको पता हो, क्योंकि आप अपील का फाइल करते हो जब आप लोअर कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो। जब लोअर कोर्ट ने आपकी कंसेंट से जजमेंट दी फिर तो डिससेटिस्फैक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। ये बात भी सभी एक्ट 1992 में पढ़ाई जाती है आपको। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज
कि जब आपने कंसेंट ऑर्डर के लिए मैत्रा ने अप्लाई किया, सेबी ने देखा कि इनके पास फंड सफिशिएंट नहीं है, सेबी ने रिजेक्ट कर दी कंसेंट ऑर्डर वाली बात। सेबी ने कहा सॉरी जी, मैं आपको कंसेंट ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर दूंगा, जो ऑर्डर है आपको वो कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर फाइनली सेबी ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या दिया? पहली बात तो इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। वाइंड अप का प्रोसीडिंग्स के लिए इन्होंने लिक्विडेटर को एनसीएलटी वगैरह, तब एनसीएलटी नहीं हुआ करता था, तब एक्चुअली में सीएलबी होता था, कंपनी लॉ बोर्ड, और हाई कोर्ट होता था। वाइंड अप प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी पुराने कंपनीज एक्ट में। तो इन्होंने ऑर्डर दिया, इन्होंने एप्लीकेशन डाल दी हाई कोर्ट में कि हाँ जी इसको वाइंड अप किया जाए। इसके अलावा इसके डायरेक्टर्स को भी बार कर दिया। आपने पूरे सिक्योरिटी लॉ में कई बार पढ़ा होगा कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो डायरेक्टर्स को बार कर दिया जाएगा शेयर मार्केट से बाहर। शेयर मार्केट के अंदर अब आप ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर सकते, तो डायरेक्टर्स को जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हें डी बार कर दिया गया फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट। और तो और पुलिस को बोला गया कि इनके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट एंड डायरेक्टर्स के अगेंस्ट सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस चलाए जाए। तो पुलिस केस रजिस्टर हुआ जिसमें सिविल और क्रिमिनल केस इन डायरेक्टर्स पे चलाया गया। राइट बच्चे, तो मोरल ऑफ द स्टोरीज अगर हम इस पूरे केस की बात करें तो पहली बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंप्लेंट करना, दूसरा सेबी का ऊपर ऊपर से इंक्वायरी करना, तीसरा सेबी का नोटिस देना, इनका रिप्लाई आना, हम तो रियल्टर्स हैं, इनका डर जाना और सेबी के प्रोसीडिंग्स के दौरान ही कुछ पैसा लोगों को रिफंड कर देना, फिर कंसेंट ऑर्डर के लिए अप्लाई कर देना। देखो हम तो अच्छे बच्चे हो रहे हैं। सेबी का ये देखना कि जो पैसा आपने लोगों को नहीं दिया वो आप दे भी नहीं पा रहे हो बिकॉज आप फाइनेंशियली सिक हो रहे हो, आपके पास सफिशिएंसी ऑफ फंड्स नहीं है। सेबी ने आपकी कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ये देख के। फिर सेबी ने आपको फाइनली ऑर्डर दिया, वाइंड अप कराया, आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है, उन्हें डीबार किया और आपकी कंपनी और आपके डायरेक्टर्स एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अगेंस्ट सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस पुलिस के पास रजिस्टर करवा दिए। राइट बच्चे, तो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ मैत्रेय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इन शॉर्ट, ऊपर भी आपने देखा था 1006 करोड़ रुपए का मामला था, यहां भी आपने देखा 1332 करोड़ का मामला है, मतलब 100 करोड़ और मोर जैसे ही होगा और सेबी की नॉलेज में आएगा तो सेबी के कान खड़े हो जाएंगे और फिर सेबी जो है वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहेगा। राइट, आई होप आपको समझ आया कि पहला और दूसरा केस दोनों में ऑलमोस्ट सेम बात है। मतलब उसमें भी यही था कि आप 100 करोड़ और प्लस थे और आप जो सीआईएस का काम कर रहे हो यहां पर भी आप लोगों से पैसा ले रहे हो। राइट, इनफैक्ट जो 4 केसेस हम पढ़ेंगे चारों में घूम फिर के बात ये आएगी कि पहले ये डिनाई करेंगे, डिनाई करने के बाद जब सेबी बोलेगा नहीं जी झूठ बोल रहे हो, हमने इंक्वायरी करी, आप फंस गए, फिर ये कंसेंट के ऑर्डर के लिए अप्लाई करेंगे, सेबी वो भी रिजेक्ट कर देगा, फिर सेबी अपना अवार्ड देगा जो आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, समझ आती है कहानी? तो प्लीज इसको भी हम लोग अभी ड्रॉ कर लेंगे पूरा का पूरा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो प्लीज आप लोग यहां से पहले स्टेप नंबर 4 तक कर लीजिए ताकि फिर हम आगे मैं इसको और दिखा दूंगा। यहां से आप लोग नोट डाउन करना शुरू कीजिए।
तो बच्चे अभी हमने दो केस स्टडीज पढ़ ली सीआईएस से रिलेटेड। पहली हमने पढ़ी रोज वैली की, दूसरी हमने पढ़ी मैत्रेय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की। अब हम आते हैं अपनी थर्ड केस स्टडीज की तरफ बेटा। जो हमारी थर्ड केस स्टडी, आई होप यहां तक आपने पूरा नोट डाउन कर लिया है। अब हमारी जो थर्ड केस स्टडी है दैट इज रिलेटेड टू अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड केस। 2013 का केस है अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी का। इनका भी सीन सीआईएस वाला ही था, लेकिन इसमें कुछ और भी ज्यादा गड़बड़ इन्होंने कर रखी थी। बेटा अल्केमिस्ट एक बहुत अच्छा और बड़ा ग्रुप है। इनका भी नाम इन्होंने अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी रखा, जिससे लोगों को ये लगा कि शायद ये कंपनी उस बड़ी ग्रुप कंपनी का पार्ट है, जबकि रियलिटी में इनका जो अल्केमिस्ट कंपनी बड़ी वाली कंपनी थी उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। तो काइंड ऑफ डिसीविंग वाला भी इन पे आ गया कि आपने जानबूझ के ऐसा नाम रखा और आप लोगों को गलत फहमी गुमराह कर रहे हो, लोगों को मिसगाइड कर रहे हो कि आप उस बड़ी ग्रुप की कंपनी हो, जबकि आप उस बड़ी ग्रुप की कंपनी नहीं हो। ध्यान से देखते हैं बेटा इस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इस केस में भी सेबी के पास एक चिट्ठी आई। हर केस में सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी कि सेबी के कानों में कोई जाके फूकेगा कि जी ऐसी ऐसी कोई कंपनी है जो गलत काम कर रही है। लेकिन यहां पर सेबी के पास एनोनिमस लेटर आई, मतलब चिट्ठी लिखने वाला एक इंडिविजुअल था, कोई इन्वेस्टर हो सकता है, लेकिन उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया। लोग डरते हैं ना कई बार कि हम अपना नाम डिस्क्लोज कर दें तो कुछ हो ना जाए, हमें कहीं कंपनी हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले ले, कहीं कंपनी हमें घर से ना उठवा ले। अगर आप लोगों ने न्यूज सुनी हो तो अभी 2 दिन पहले न्यूज आई है कि वेस्ट बंगाल में एक टीचर, उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी और साथ में उसकी 8 साल की जो बच्चा था, उन तीनों की डेथ हो गई। घर में घुस के उन तीनों का मर्डर हुआ। लोगों को ना डर लगता है। ये अभी न्यूज आई है। आज डेट क्या है? आज हमारी डेट है अप्रॉक्स 12 अक्टूबर है आज हमारी डेट। तो हम बात कर रहे हैं 10 अक्टूबर को ये वाली न्यूज आई है कि ऐसा ऐसा जो है इतना जबरदस्त मर्डर केस जो है वो वेस्ट बंगाल में हुआ। तो लोगों को ना डर लगता है। इसीलिए अगर आपने कभी सुना हो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, तो जो विसल ब्लोअर्स होते हैं जो जाके कंप्लेन करते हैं सेबी को, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज मत कीजिएगा, कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। सेम प्लेटफॉर्म पे बेटा ये जो मिस्टर एक्स है, इसने अपना नाम नहीं बताया सेबी को, सिर्फ एक चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे अल्केमिस्ट ग्रुप नाम की एक कंपनी है, इंफ्रा लिमिटेड नाम की कंपनी, और वो भी कुछ ऐसा गलत काम कर रही है। इनका गलत काम क्या था ध्यान से देखते हैं। देखिए कहते हैं जी, इनके सबसे पहले सेबी के पास चिट्ठी आई। सेबी ने अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड के पास इंक्वायरी कंडक्ट करी। जब इंक्वायरी कंडक्ट करी तो सेबी को पता चला कि ये भी सीआईएस के नेचर की तरह काम कर रहे हैं। सेबी हमेशा क्या करता है, पहले ऊपर ऊपर से बाहर से इंक्वायरी कंडक्ट करता है, फिर जब सेबी को श्योर हो जाता है तो सेबी ने इन्हें शो कॉज नोटिस भेजा। सिंपल सी बात है। अब जब शो कॉज नोटिस भेजा तो इन्होंने सिंपली सेबी को कंसेंट ऑर्डर के लिए बोल दिया कि ठीक है जी आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे पूछ के हमारी मर्जी से कुछ कम पेनल्टी करके कंसेंट ऑर्डर दे दो। कंसेंट ऑर्डर को ना बेसिकली लोग कंपाउंडिंग मान लेते हैं कि ठीक है यार गलती मान रहे हैं, जो छोड़ा बहुत लेना है ले लो। सेबी कहता है नहीं जी, आपने इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो हम आपको प्रॉपर वाइंड अप करेंगे, डीबार करेंगे, आपके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शंस लिए जाएंगे। तो सबसे पहला सेबी के पास लेटर आना, दूसरा सेबी का इंक्वायरी कंडक्ट करना, तीसरा सेबी का श्योर हो जाना कि हाँ जी ये भी सीआईएस के नेचर में, सेबी का शो कॉज नोटिस भेजना, फिर आपका कंसेंट ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दे देना और सेबी का उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना। राइट। अल्टीमेटली सेबी जब आपकी कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो सेबी क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर ही तो देगा। सेबी ने देखो जो ऑर्डर दिया उसमें क्या लिखा, पहली चीज वाइंड अप किया जाएगा आपको, ठीक है जी। दूसरी चीज आप लोगों से और पैसा नहीं लोगे। तीसरी चीज आपके ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को डीबार कर दिया फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट। यही करता है सेबी। इसके साथ सेबी ने एक चीज और बोली कि आप पब्लिक अनाउंसमेंट दो, आप पब्लिक को अनाउंस करो कि आप अल्केमिस्ट ग्रुप का पार्ट नहीं हो, आपका उस बड़े ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आपको लोगों को बतानी पड़ेगी, उसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट दो। जब सेबी ने ऑर्डर में 4 बातें लिखी, पैसा भी नहीं लोगे, वाइंड अप भी करोगे, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को भी डीबार कर दिया और पब्लिक अनाउंसमेंट दो, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट कंपनी ने SAT पे अपील फाइल कर दी। अब देखो पिछले केस में क्या हुआ था कि कंपनी ने इसके अगेंस्ट रिट पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में। यहां पर कंपनी ने क्या करा, SAT पे अपील फाइल कर दी, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल पे अपील फाइल कर दी। SAT ने अपील को रिजेक्ट कर दिया और बोला आपको 18 मंथ्स में, 18 महीने के अंदर अंदर लोगों का 1000 करोड़ रुपया वापस करना पड़ेगा। देखिए SAT रिजेक्टेड एंड गिव 18 मंथ्स टाइम पीरियड टू रीपे 1000 करोड़ रुपीस। आपको इन्वेस्टर्स का 1000 करोड़ रुपए वापस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो आई होप आप लोगों को यहां पर भी इस केस में क्या हुआ,
पूरी की पूरी कहानी शायद समझ आ गई है। सर मिस्टर एक्स का एनोनिमस पर्सन का चिट्ठी लिखना, लेटर लिखना, सेबी का इंक्वायरी कंडक्ट करके कंफर्म होना कि इसका नेचर सीआईएस का है। फिर पॉइंट नंबर 4 सेबी का नोटिस भेजना। पॉइंट नंबर 5 आपका कंसेंट ऑर्डर के लिए अप्लाई करना। पॉइंट नंबर 6 सेबी ने कंसेंट ऑर्डर मना कर दिया। पॉइंट नंबर 7 सेबी ने ऑर्डर दे दिया आपके अगेंस्ट। जब सेबी ने ऑर्डर दिया तो उसमें डी बार भी किया आपके ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को, वाइंड अप के लिए भी बोला और पैसा नहीं लोगे और जो है वो वापस भी करो। साथ में 8वां पॉइंट सेबी ने बोला कि पब्लिक अनाउंसमेंट दो कि आप बड़े वाले अल्केमिस्ट जो रियल ग्रुप है, जो एक्चुअल ग्रुप है, उसका पार्ट आप नहीं हो, आप लोगों को डिसीव कर रहे हो। फिर इस हार्श ऑर्डर के बाद कंपनी ने सैट पे अप्लाई किया, अपील करी। सैट ने अपील को रिजेक्ट करके 18 महीने का टाइम दिया कि विद इन 18 मंथ्स आपको लोगों का 1000 करोड़ वापस करना पड़ेगा। राइट बच्चे, एम आई क्लियर विद दिस? तो प्लीज इस केस को भी आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए। इधर सुनिएगा, नोट डाउन करने से पहले ये जो केसेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके एग्जाम में आएंगे। ये एनोनिमस नेम से आएंगे कि ए लिमिटेड है, उसने ऐसा किया, बी लिमिटेड है, सेबी के पास चिट्ठी आई, बताओ क्या होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा द फैक्ट्स इन द गिवन प्रॉब्लम आर सिमिलर टू द जजमेंट ऑफ सो एंड सो। तो आपको उस जजमेंट के रेफरेंस से इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अपना जो भी आपके एग्जाम्स हुए, अभी जून 19 का एग्जाम पेपर उठा के देखो, न्यू कोर्स का स्पेशली, या इसके अलावा आप लोग दिसंबर 18 का उठा के देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सेबी में बहुत कम आ रहे हैं। ओल्ड कोर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, साथ में न्यूमेरिकल आता था। न्यू कोर्स में न्यूमेरिकल्स आ ही रहे हैं, लेकिन सारा पेपर केस स्टडी की फॉर्म में आने लगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता प्लीज वो लोग एक बार आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाके वहां से एग्जाम पेपर डाउनलोड करके देखें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम मार्क्स के आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे केस स्टडीज की फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो अगर आपने सिक्योरिटी लॉ में एम्पल केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं की तो यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स इन योर एग्जाम्स, राइट? तो प्लीज नोट इट डाउन।
अब देखिए बच्चे, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी 3 केस स्टडीज पढ़ ली। पहली रोज वैली वाली केस स्टडी पढ़ी, दूसरी मैत्रेय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी अल्केमिस्ट रियलिटी वाली पढ़ ली। और अब चौथी चीज आ रही है अल्केमिस्ट रियल्टर्स के बाद रिच इंफ्रा डेवलपर्स। ये जो रिच इंफ्रा डेवलपर्स है, इनका भी बेटा वही वाला सीन है कि कहने के लिए ये प्रॉपर्टी डीलर्स थे, कहने के लिए ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, कहने के लिए ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स और प्लॉट्स बना के बेचते थे, लेकिन कहानी अंदर से कुछ और थी। याद रखिएगा, जब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है और यार जब से ये सेबी वाला, जब से सेबी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करी है, 99% कंपनीज, 99 तो नहीं बोलूंगा, 95% कंपनीज जो फंस रही है वो सारी रियल्टर्स हैं। आप कभी भी चेक कीजिएगा, आईबीसी के अंदर 95% कंपनीज जिनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन जाती है वो सब रियल एस्टेट कंपनीज है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हमने 3 केसेस पढ़े। रोज वैली वाला, उसमें भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसके अलावा हमने अल्केमिस्ट पढ़ा, वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके अलावा हमने पढ़ा मैत्रेय, वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यहां तक कि रिच इंफ्रा डेवलपर्स जो ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनके में खास बात क्या है सुनिए, इनके में खास बात यह है कि सेबी के पास जब कंप्लेंट्स आई तो एक जगह से नहीं आई। पहले एक बंदे ने कंप्लेंट करी, फिर दूसरे बंदे ने कंप्लेंट करी, फिर तीसरे बंदे ने कंप्लेंट करी, तो इतनी सारी कंप्लेंट सेबी के पास आई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी क्या करती थी, लोगों को बोलती थी कि आप हमारे पास पैसा लगाइए, पैसा लगा के आपको हम जमीन अलॉट करेंगे, कल को अगर आपको जमीन का पोजेशन लेना हो तो ठीक है, नहीं तो आप पैसा विद इंटरेस्ट वापस ले लीजिएगा। अभी जो पैसा वापस लेने वाली बात होती है ना विद इंटरेस्ट, यहां पर सीआईएस का नेचर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहां पर मेन बात क्या थी, इन्होंने कहा हम तो रियल्टर्स हैं, हम तो लैंड प्रोवाइड करते हैं, हम तो आपको लैंड प्रोवाइड कर देते हैं। सेबी को इन्होंने कहा माय लॉर्ड, जो बंदा पैसे देता है हम उसे जमीन दे देते हैं, तो इसका मतलब हम तो रियल्टर्स हैं। सेबी ने बोला कि भाई कौन सी जमीन देते हो, आप जमीन बोल देते हो कि आपने लैंड दे दी, लेकिन ना तो वो लैंड आइडेंटिफिएबल होती है, ना आप उसको नक्शे में दिखाते हो मैप में, और ना वो लैंड पता ही नहीं होता। आप सिर्फ ये कहते हो पैसा दिया आपको हम जमीन दे देंगे, आपको इतने बाय इतने स्क्वायर मीटर का या इतने बाय इतने स्क्वायर फीट का हम आपको फ्लैट दे देंगे, लेकिन वो आइडेंटिफिएबल होता ही नहीं। ना तो आप उसका नक्शा दिखाते हो, मैप दिखाते हो, ना ही आप उसमें कोई प्लॉट नंबर बताते हो, ना ही आप उसमें कोई फ्लोर नंबर बताते हो फ्लैट का। तो इसका मतलब इन शॉर्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अनआइडेंटिफिएबल है। इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, और अगर प्रॉपर्टी है ही नहीं तो आप लोगों से पैसा लेके विद रिटर्न वापस दे रहे हो, मतलब आप सीआईएस की तरह काम कर रहे हो। हाँ या ना? राइट बच्चे, देखते हैं एक बार क्या हुआ। देखिए ध्यान से, मिस्टर एक्स ने एनोनिमस कंप्लेंट करी कि एक कंपनी है जो लोगों से पैसा ले रही है और पैसा लेके लोगों को ह्यूज रिटर्न का प्रॉमिस करती है। राइट, पैसा लेती है और बोलते हैं विद अच्छा रिटर्न हम आपको पैसे वापस कर देंगे। अभी जब सेबी के पास ये कंप्लेंट आई तो सेबी ने इंक्वायरी कंडक्ट करी, और इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद सेबी ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। अभी सेबी डाउटफुल था कि क्या हो रहा है, अभी सेबी की इंक्वायरी चल रही थी, मतलब पहली कंप्लेंट आई, सेबी ने उसमें इंक्वायरी कंडक्ट करी, इंफॉर्मेशन गैदर करी। जब इंफॉर्मेशन गैदर करी तो इतने में क्या हुआ, एक तीसरा बंदा और कोई बंदा, पहले मिस्टर एक्स आया, मिस्टर वाई आ गया, कहता जी मेरे से कंपनी ने 6.2 लाख रुपीस लिए हैं, मुझे बोला था 6,20,000 रुपए दो, इतने टाइम के बाद हम आपको विद इंटरेस्ट वापस करेंगे, और कंपनी ने मुझे मेरा पैसा वापस नहीं किया। इसका मतलब पहली कंप्लेंट पे सेबी ने इंक्वायरी शुरू करी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, इतने में दूसरी कंप्लेंट आ गई। अभी सेबी आगे चल ही रहा था, सेबी ने फिर कंपनी को बोला कि आप हमें फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो अपनी स्कीम्स के बारे में। मतलब फर्स्ट कंप्लेंट आई, सेबी ने इंक्वायरी करी, इतने में दूसरी कंप्लेंट आई, सेबी ने कंपनी को बोला आप हमें पूरी इंफॉर्मेशन दो। अभी वो सेबी इंफॉर्मेशन मांग ही रहा था, एक और कंप्लेंट आ गई कि जी ऐसे ऐसे कंपनी ने मेरे साथ गलत किया। सेबी ने उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? सेबी ने कहा कि अभी तक मैं देख तो लूं कि कंपनी गलत कर रही है कि नहीं, लगातार बार बार कंप्लेंट्स आ रही है, सेबी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये आपके मॉड्यूल में वर्डिंग्स दी गई है कि सेबी ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि रियलिटी है सेबी ने उसको होल्ड पे डाल दिया कि हम अभी इस कंप्लेंट किया कुछ नहीं प्रोसेस करें जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि कंपनी सीआईएस के नेचर में है भी या नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 कंप्लेंट आना, पॉइंट नंबर 2 इंक्वायरी करना, इंफॉर्मेशन लेना, पॉइंट नंबर 3 किसी और बंदे की कंप्लेंट आना, पॉइंट नंबर 4 कि सेबी का फुल इंफॉर्मेशन मांगना, पॉइंट नंबर 5 तीसरी कंप्लेंट आना, पॉइंट नंबर 6 सेबी का उस कंप्लेंट को होल्ड या रिजेक्ट कर देना। राइट, अब देखिए फाइनली सेबी जो है, सेबी ने जब पूरी इंक्वायरी करी तो इन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए पॉइंट नंबर 7 रीड किए, वी आर रियल्टर्स एंड वी अलॉट लैंड एंड प्लॉट्स। जी हम रियल्टर्स हैं, हम लैंड और प्लॉट्स को अलॉट करते हैं, हम कोई भी सीआईएस का काम नहीं करें। लेकिन सेबी ने क्या बोला कि आप आइडेंटिफिकेशन तो करते ही नहीं हो प्लॉट्स की,
आपका तो जो प्लॉट्स है पता ही नहीं है कहां पे प्लॉट है, कहां पे लैंड है, ना प्लॉट नंबर पता है, ना फ्लैट नंबर पता है, ना विंग पता है, ना टावर नंबर पता है, कुछ पता ही नहीं है आपका। तो आप तो सिर्फ लोगों को मैच्योरिटी पे पैसा वापस कर रहे हो। और अगर आप मैच्योरिटी पे लोगों को पैसा वापस कर रहे हो, मतलब देयर आर नो पर्सन जिनको मैच्योरिटी पे आप बोलो प्लॉट ले लो, आप सबको कहते हो जी प्लॉट रहने दो, पैसा वापस ले लो। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, सीआईएस का काम कर रहे हो। तो सेबी क्या करेगा, वही फाइनली सेबी ने बोला आप नया पैसा कलेक्ट नहीं करोगे, आप नई स्कीम लॉन्च नहीं करोगे। और यहां पर इन्होंने कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बेची नहीं थी। देखो ऊपर वाले केसेस में आपने क्या देखा रहा, वो अपना लोन चुका, लोगों का पैसा वापस दे रहे थे और फिर सेबी के पास कंसेंट ऑर्डर के लिए जाते थे। इन्होंने अपनी एक भी लोगों का पैसा वापस नहीं किया। सेबी ने कहा आप फ्रेश मनी नहीं लोगे और जितना मनी, जितनी एसेट्स आपके पास है वो सारी की सारी एसेट्स आप सेबी को सरेंडर कराओगे, सेबी खुद लोगों का पैसा वापस करेगी। तो कहने का मतलब नॉट टू कलेक्ट फ्रेश मनी, नॉट टू लॉन्च न्यू स्कीम। सेबी ने बोला सबमिट करो सारी इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स और आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेचोगे भी नहीं। ऐसा ना हो कि किसी और, जैसे सेबी ने कहा प्रॉपर्टी मेरे को दो, मैं बेच के लोगों का पैसा पे करूंगी। अब ऐसा ना हो कल को आप बोलो जी हमने बेच दी, खुद ही पैसा दे दिया। नहीं, सेबी की डायरेक्शंस क्या है कि यू आर नॉट अलाउड टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी, यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ फुल इन्वेंट्री टू द सेबी एंड देन सेबी अपने आप उसको डिस्पोज ऑफ करके लोगों का पैसा वापस करेगी। ये क्यों बोला गया कि आप प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, कहीं ऐसा ना हो डायरेक्टर्स अपने रिलेटिव्स को सस्ते में प्रॉपर्टी बेच दें और कल को जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा मारा जाए। तो कहने का मतलब पहला ऑर्डर में 4 बातें थी। पहली बात फ्रेश मनी नहीं लोगे, दूसरी बात नई स्कीम लॉन्च नहीं करोगे, तीसरी बात सारी इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स कहां कहां आपने प्रॉपर्टी ले रखी है वो दिखाओ अगर ले रखी है तो, और चौथी चीज अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, प्रॉपर्टी आप सेबी को दोगे, सेबी अपने आप उसे बेच के लोगों का पैसा वापस करेगी। राइट बच्चे, तो ये 4 केस स्टडीज है जो हम लोगों ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड पढ़ी। आई होप कि आपको ये वाली पूरी बात समझ आएगी। पहली वाले में खास बात क्या थे, 2 बिजनेस चल रहे थे। दूसरी वाली जो थी उसके अंदर पहली वाली अगर आपको याद हो, देखिए जो फर्स्ट केस स्टडी, सब चारों केस स्टडीज में ना एक एक खास बात है। रोज वैली में खास बात क्या थे, 2 बिजनेस चल रहे थे। देखिए इसी तरीके से मैत्री के अंदर देखो खास बात क्या थी कि इन्होंने लोगों को पैसा रिफंड कर दिया था, अपनी गलती मान रहे थे, इनको लगा कि रिफंड करके हम कंसेंट ऑर्डर के लिए चले जाते हैं। राइट, लेकिन तीसरे केस के अंदर खास बात क्या थी कि ये इनके अंदर खास बात क्या थी कि ये कहते थे कि आप पैसा भी वापस ले लेना, और ये लोगों को डिच करते थे कि हम लोग जो है बड़े ग्रुप से हैं, हम ये लोगों को डिसीव करते थे, फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन देते थे, और इन्होंने सैट पे अपील फाइल करी थी। राइट, एंड फोर्थ केस के अंदर क्या आ गया खास बात कि सर ये जो प्रॉपर्टी देते थे उसका नक्शा वगैरह कुछ दिखाते नहीं थे, वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिएबल नहीं होती थी। राइट बच्चे, क्लियर है सबको? तो आई होप कि हमें यहां पर ये वाली केस स्टडी भी कंप्लीट समझ आ गई है। आप प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चारों केस स्टडीज में सबसे बड़ी बात है ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। अगर आपके एग्जाम में केस स्टडी आई और आपने गलत केस का रेफरेंस दे दिया, नाम गलत लिख दिया, मान लो नॉन आइडेंटिफिएबल प्रॉपर्टी बोल रहा है और आपने अल्केमिस्ट लिख दिया, तो कट जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा आपको चारों केसेस में जो की पॉइंट है वो ध्यान रखना है ताकि आप सही केस स्टडी का नाम रेफर कर सके। राइट, तो प्लीज नोट इट डाउन।
तो बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS की जितनी भी केस स्टडीज एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। आई होप हमें केसेस के नाम भी याद हो गए विद फैक्ट्स। पहला केस जो था वो रोज वैली कंपनी का था, दूसरा जो था वो मैत्रेय सर्विसेज का था, तीसरा अल्केमिस्ट का था एंड चौथा जो था वो रिच इंफ्रा डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड का केस था। बच्चे यहाँ पर हमारा CIS कंप्लीट हो गया केस स्टडीज में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम टेक ओवर टॉपिक्स की केस स्टडीज करेंगे, जिसको हम सेबी सख्त रेगुलेशंस या टेक ओवर रेगुलेशन या टेक ओवर कोड या सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा बेटा, जब हम लोग ये रेगुलेशंस के केस स्टडीज करेंगे तो देयर आर 11 केस स्टडीज जो हम लोगों ने पढ़नी है जजमेंट्स, वो जो 11 केस स्टडीज एंड जजमेंट्स हमने पढ़नी है याद रखिएगा, उसमें एक एक केस स्टडी में हमें 20 से 25 मिनट आधा घंटा भी लग सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज वो जो 11 केस स्टडीज का लेक्चर होगा इट विल बी वेरिंग समवेयर फ्रॉम 2.5 आवर्स टू 4 आवर्स के बीच में वो लेक्चर होगा, जिसमें हम 11 केस स्टडीज करेंगे। टिल देन टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा, फिर मिलते हैं, बाय।